डॉक्टर एके ओझा क्लास में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री को सिलेक्ट किया गया है और हिस्ट्री में भी क्लास 6 को सिलेक्ट किया गया है और क्लास 6 के आज चैप्टर 9 बनाया जा रहा है और उसका पार्ट 3 है। यानी कि इसके पहले के सभी पार्ट्स बन चुके हैं और सभी को का लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसलिए आप जरूर इसे शुरू से देखिए। अभी तक आप डॉक्टर एके ओझा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब आइए, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर्षवर्धन के बारे में बताऊंगा और आपको जानना चाहिए कि हर्षवर्धन गुप्त के बाद ये उत्तर भारत में अंतिम महान हिंदू शासक थे और गुप्त के बाद एक तरह से राजनीतिक रिक्तता आ गई थी और राजनीतिक अराजकता की स्थिति थी। और इसने क्या किया कि गुप्त के बाद एक उत्तर भारत या पश्चिमोत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग पर इसने शासन किया, जिसका शासन उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत से लेकर और दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था और साथ ही साथ पूरब में ये कामरूप तक फैला हुआ था। तो एक बड़ा सत्तापूर्ण शासन किया, बहुत ही कुशलता पूर्वक। उस हर्षवर्धन के बारे में बताने जा रहे हैं और हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में काफी कुछ बताया गया है। ये वाण भट्ट की रचना है। वाण भट्ट उस समय का महान कवि थे, विद्वान थे और हर्षवर्धन के दरबार में भी रहते थे और उन्होंने कादम्बरी नामक एक बहुत ही कालजयी रचना भी की है। तो वही वाण भट्ट ने हर्षचरित में बहुत कुछ वर्णन किया है। लेकिन साथ ही साथ हर्षवर्धन के बारे में जानने के लिए अन्य भी कई स्रोत हैं, जैसे मगध से 2 ताम्रपत्र मिलते हैं। साथ ही साथ राज तरंगिणी कलहल द्वारा रचित है, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। तो राज तरंगिणी से भी हर्षवर्धन के बारे में चर्चा मिलती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हुएनसांग जो है, हुएनसांग एक बौद्ध चीनी यात्री है जो कि भारत में आकर 15 वर्षों तक रहा है और हर्ष के दरबार में भी जाकर वो 6 वर्षों तक रहा है। उसने हर्षवर्धन के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया है और इसी के साथ साथ हर्षवर्धन ने भी 3 रचनाएं रची हैं, जो जिसका नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इन तीनों में भी हर्षवर्धन के बारे में मिलती है। हालांकि हर्ष के जो रचना है, कुछ लोग कहते हैं कि धावक नामक कोई विद्वान व्यक्ति थे, उनकी रचना है, हर्षवर्धन के नाम पर वो कहा जाता है। तो ये अलग की बात है, लेकिन इसे वो हर्षवर्धन से ही मानी जाती है। ऐसा कुछ घुमा के पूछा जाए तब आप इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो हर्षवर्धन की भी 3 पुस्तकें मानी जाती हैं, जो नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है, और इसमें भी हर्षवर्धन के बारे में मिलती है। इसके बाद और अन्य कई ग्रंथों में भी और स्रोतों से भी मिलती है। गुजरात में भी गुंडी में अभिलेख मिला है, उसमें भी कुछ हर्षवर्धन के बारे में मिलता है। तो ये सब तमाम इनके स्रोत हैं जो मिलता है। हर्षवर्धन जो थे वो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे और प्रभाकर वर्धन थानेसर के राजा थे। थानेसर देखिए, आपको बता देते हैं, ये दिल्ली के उत्तर में हरियाणा है, देख रहे हैं, ये देखिए ये दिल्ली है। तो दिल्ली के उत्तर में कौन है? ये हरियाणा है और हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र है। याद कीजिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत काल में बहुत बड़ी कौरव पांडव की युद्ध हुआ था। तो ये कुरुक्षेत्र है, ये बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल भी है और कुरुक्षेत्र के बगल में ही ये थानेसर है। इसी को थानेश्वर भी बोलते हैं, इसी को स्थानेश्वर भी बोलते हैं और यह हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, महान हिंदू तीर्थ स्थलों में से। साथ ही साथ जो 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, तो ये 51 शक्तिपीठों में से भी एक थानेश्वर है। तो इसका आध्यात्मिक महत्व भी है और राजनीतिक महत्व तो भाई है कि यहीं ये हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन राज करते थे। हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति वंश के थे। इनका जो शासक वंश था वो पुष्यभूति वंश था। देखिए कौन थे, किस वंश से थे? पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। इनके पुष्यभूति याद कर लीजिए, पूछा जाता है पुष्यभूति वंश। क्योंकि वर्धन ही लोग टाइटल रखते थे तो कुछ लोग वर्धन वंश भी कहते हैं, वर्धन वंश, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि पुष्यभूति वंश किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है। अब आप अगर आपके पास बुक है तो उसका पेज संख्या 90 यानी 90 आप ओपन कर लीजिए। देखिए मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है और इसका पेज संख्या 90 यानी 90 पृष्ठ संख्या हमने खोल लिया। अब
मैं एक एक चीज बताऊंगा, अगर बुक नहीं है तो मेरी हर बात को सुनिए। साथ ही साथ इसमें आज कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तो जानना है। सबसे पहले तो ये पुष्यभूति वंश है, ये पुस्तक में नहीं लिखा गया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? देखिए पिता लिख लीजिए, हर्षवर्धन के पिता का नाम ये था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। और इनके माँ का नाम क्या था? यशोमती। यशोमती, यशोमती हर्षवर्धन की माँ के नाम था। ठीक है ना, इनके पिता का नाम जानिए और माता का नाम यशोमती। हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, हर्षवर्धन के पहले वही शासक थे, तो हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था, बड़े भाई, ठीक है, इनका बड़ा भाई देखिए का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन याद कीजिए, सब याद करने योग्य बातें हैं। और इनकी एक बड़ी बहन भी थी, उसका नाम था राजश्री। और कहा जाता है कि तीनों में बहुत ही प्रेम होता था। ऐसे भी भाई बहन में प्रेम तो होना ही चाहिए। तो राजश्री इनकी बड़ी बहन थी। ठीक है, राजश्री इनकी बड़ी बहन थी। तो ये होता है हर्षवर्धन का जो इनका समय काल है। हर्षवर्धन का यहाँ पर देखिए, इधर मैं लिख देता हूं कि देखिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को हर्ष लिख रहे हैं। इनका जन्म जो है वह 590 ईस्वी में हुआ है। और इन्होंने शासन जो किया है, इनका जो शासन है देखिए, ये 606 से 647 467 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है हर्षवर्धन का। तो ये बिल्कुल आपको ये समझ में बात आ रही है, ये सब चीज थोड़ा याद करने वाला चीज है। और इसी के साथ साथ ये देख लीजिए कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कनौज को बनाई थी। तो इनकी जो राजधानी थी वो कनौज थी। ये सब नोट कर लीजिए, राजधानी कनौज। और फिर मैं अब बात आपको समझाऊंगा। इनकी राजधानी जो थी कनौज थी। और हर्षवर्धन के जो ये पिता थे राज्यवर्धन, ये कहाँ के राजा थे? ये राज्यवर्धन, तो ये देखिए ये थानेश्वर के राजा थे। थानेसर या इसी को थानेश्वर कहा जाता है। तो थानेसर का शासक हर्षवर्धन के पिता। यहां तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गया। थानेसर कहाँ है? तो यह कुरुक्षेत्र के बगल में है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है और वर्तमान में, और वही थानेसर जगह है। तो इसके बारे में आप जान गए। अब एक छोटी सी एक कहानी थोड़ी सी बता देता हूं, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। ये देख लीजिए कि हर्षवर्धन का पिता के प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के बाद हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन शासक बना। ठीक है, राज्यवर्धन के शासन, और राज्यवर्धन जब शासक बना, साथ ही साथ हर्षवर्धन की बड़ी बहन की शादी जो है वो कनौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुई थी। तो देखिए राजश्री की शादी यानी विवाह लिख लीजिए। तो राजश्री का जो विवाह है किसके साथ हुआ था? विवाह ये हुआ था मौखरी वंश कनौज में मौखरी वंश बड़ी बार पूछा जाता है। कनौज मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ शादी हुई थी। हो गया। अब कनौज का प्रतिद्वंदी या राज्यवर्धन का भी प्रतिद्वंदी हुआ करता था ये मालवा नरेश। मालवा का शासक देवगुप्त। मालवा के शासक देवगुप्त ने आक्रमण कर दिया। देखिए मालवा का शासक देवगुप्त द्वारा आक्रमण एवं गृहवर्मन की हत्या ये घटना घटती है। ठीक है ना। देखिए कि मालवा का शासक जो देवगुप्त है वह कनौज पर आक्रमण कर देता है। और कनौज में मौखरी वंश का शासक गृहवर्मन का सत्ता था, और गृहवर्मन यज्ञश्री का पति था, और यज्ञश्री हर्षवर्धन की बहन थी या राज्यवर्धन की बहन थी। तो ये कनौज पर अटैक किया
गृह बर्मन की हत्या कर दिया और कनौज पर अपना कब्जा कर लिया। और साथ ही साथ यज्ञ राज्यश्री को पकड़ के, हर्षवर्धन की बहन या राज्यवर्धन की बहन राजश्री को पकड़ के इसने कनौज के ही कारागार में, जेल में इनको डाल दिया। जब यह बात राज्यवर्धन ने सुना, राज्यवर्धन उस समय थानेसर का शासक था, तो जब राज्यवर्धन ने सुना तो वह गुस्से में सेना के साथ चला और अपनी उसको बहन को मुक्त कराने के लिए और अपने बहनोई के हत्यारे ये देवगुप्त को सजा देने के लिए। और यह आया और आकर इसने अपनी जो बहन का पति का हत्यारा है देवगुप्त को पराजित किया और इसकी हत्या कर डाली। ठीक है ना, इसकी इन्होंने हत्या कर डाली। लेकिन और कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई, इसमें ट्विस्ट है। जब हत्या कर डाली तो देवगुप्त का जो सहायक था बंगाल में गौड़ शासक शशांक था, तो शशांक जो है वह आकर फिर वापस आता है और वह राज्यवर्धन की हत्या कर देता है, राज्यवर्धन को हराता है और राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। और इस तरह से राज्यवर्धन की भी हत्या हो जाती है। स्थिति बहुत अराजक हो जाती है। और इस अराजक स्थिति जब आ गई तो इसी अराजकता का उस समय लाभ लेकर राजश्री जो है वो कारागार से भाग जाती है। और कारागार से भागने के बाद ये राजश्री जो है वो विंध्याचल के पर्वतों में चली जाती है, जंगलों में, विंध्य जंगलों में। और विंध्य का बहुत घना जंगल था उस समय, वहां चली जाती है। और यह बात जब हर्षवर्धन को पता चलता है, क्योंकि जब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तो हर्षवर्धन शासक बनता है। कौन शासक बनता है? हर्षवर्धन। कब शासक बनता है? 606 ईस्वी में। ये समय कब का है? 606 ईस्वी का है। तो हर्षवर्धन को, अब हर्षवर्धन जो है वह सेना के साथ आता है और यही हर्षवर्धन की महानता दिखती है और युद्ध कौशल दिखता है, क्योंकि हर्षवर्धन अभी छोटा उम्र में है, मात्र 16 वर्ष के अवस्था में वो शासक बना है, उसका उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हर्ष में अदम्य साहस थी और वह युद्ध कला में प्रवीण था, जो उसके ये उसके अभियान बताते हैं। वह आता है कनौज को, ये जो शशांक और ये देवगुप्त है इनके बंधनों से कनौज को मुक्त करता है। शशांक जो उनके भाई का हत्यारा है राज्यवर्धन का, तो शशांक को वो मारता है, बंगाल को भी जीत लेता है, कनौज को जीतता है। और अब उसकी बहन तो वहां कारागार में है नहीं, वहां से वो चली गई है। तो वो अपनी बहन को ढूंढता है और ढूंढते हुए वह विंध्य के जंगल में, यानी विंध्याचल के जंगल में वो जाता है। जब जाता है तो देखता है कि अगर थोड़ा समय और वो विलंब कर देता तो शायद वो अपने बहन से नहीं मिल पाता, क्योंकि बहन जो है वो अवसाद में, चिंता से ग्रस्त हो गई है, अपने जीवन का उन्होंने आस छोड़ दिया है और निराशा के घनघोर जंगल में भी वो घिरी हुई हैं। और वह एक बहुत ही दुसाहसी निर्णय लेती हैं और चिता जलाती हैं और कहती है कब चिता में हम भस्म हो जाएंगे और मेरा पति भी नहीं रहा, मेरा सब कुछ छीन भी गया है, तो मुझे जी के क्या होगा। तो अपने जीवन को तो त्याग करना चाहती है, देह को त्याग करना चाहती है, अपने को चिता के अग्नि में भस्म करना चाहती है। और जब ही चिता में कूदने वाली है उसी समय हर्षवर्धन पहुंचते हैं और जाकर अपनी बहन को समझाते बुझाते हैं, बहन की रक्षा करते हैं, बहन को वापस लाते हैं और लाने के बाद फिर कनौज अपनी बहन को वापस कर देते हैं। और जीवन भर वो जो है हर्षवर्धन अपने बहन का सम्मान करते हैं। तो ये हर्षवर्धन है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब मैं हर्षवर्धन के बारे में आपको बताता हूँ। तो आपको पता है ना कि हर्षवर्धन का जो पूर्ववर्ती शासक है वह राज्यवर्धन है और हर्षवर्धन का जो आपको उत्तरवर्ती शासक माना जाता है उसको माना जाता है यशोवर्धन। तो ये एक बात है। हर्षवर्धन के आपके 2 पुत्र भी थे और एक का नाम था वाग्यवर्धन और दूसरे का नाम था कल्याणवर्धन। तो ये है, हालांकि हर्षवर्धन के पुत्र को भी मार दिया गया था इनकी मृत्यु के बाद में, और इनका मरने के बाद इनका कोई संतान बचा नहीं और तो शासन ऐसे आगे बढ़ा और एक तरह से शासन जो है वो
जो पुष्यभूति वंश का शासन था हर्षवर्धन का, वो समाप्त प्राय हो जाता है। तो बस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बोल दे रहा हूँ। हर्षवर्धन के 2 पुत्र भी थे, वाक्यवर्धन और कल्याणवर्धन। हालांकि वो हर्षवर्धन के बाद वो जीवित नहीं रहते हैं, उनको मार दिया जाता है। तो एक बात हो गई। तो ये देखिए, अब हर्षवर्धन के बारे में आ जाइए। और हर्षवर्धन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ह्वेनसांग दे रहा है बहुत ज्यादा, और सु यू की उसकी रचना है, और उसमें काफी कुछ जानकारी वो दिया है। तो ये तो आपको मैं बताऊंगा ही। सबसे पहले इस पुस्तक में जो लिखा है उसको पढ़ रहा हूँ, फिर कुछ और चीज बताऊंगा। देखिए, इसमें लिखा है कि जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। कब शासन किया? 1400 साल पहले। बुक में आपका लिखा है 1400 वर्ष पहले शासन। ऐसे भी जोड़ लीजिए, इसी आसपास में आएगा, 606 में आया है। तो लगभग 1400 वर्ष पहले जिसने शासन किया। और उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो इन्हीं का जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, दरबारी कवि मतलब जो इनके दरबार में रहते हैं, दरबारी कवि बाणभट्ट, उन्होंने क्या लिखा? हर्षचरित लिखा। हर्षचरित माने हर्ष के चरित्र के बारे में लिखा है। तो बहुत कुछ लिखा है, वर्णन किया है। बाणभट्ट एक और रचना की है, कादम्बरी। पूछा जाता है कादम्बरी कौन लिखा? तो ये भी बाणभट्ट ने ही लिखा है। तो ये संस्कृत में इनकी रचना की है, हर्षचरित। ठीक है। और इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। तो ठीक है कि ये जो हर्षचरित है उसमें हर्षवर्धन की इन्होंने वंशावली पेश किया है, और साथ ही साथ इनके वंशावली में को पूरा बताया है, इनके पिता कौन है और कहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, और उसके बाद इनके राजा बनने तक की पूरी कहानी इसमें है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिनके बारे में अध्याय 8 में तुमने पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे और उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। तो एक तो ये स्रोत है, और एक चीनी बौद्ध यात्री है। चीनी व बौद्ध यात्री कौन है? स्वेनसांग कहा जाता है या ह्वेनसांग कहा जाता है, दोनों बोला जाता है, स्वेनसांग। तो ये लंबे समय तक इनके दरबार में रहा है। कहा जाता है कि 629 से 645 तक रहा है। तो ये काफी लंबे समय तक इनके दरबार में रहा, लंबे समय तक दरबार में। ऐसे जो समय है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 629 to 645, इतना समय तक इनके दरबार में ये रहता है। ये लगभग 6 वर्ष है। 6 वर्ष एक लंबा समय है। उस समय हर्ष के प्रशासन के बारे में, हर्ष के राज्य के बारे में जो कुछ उन्होंने देखा है वो काफी विस्तार से इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ देख लीजिए कि यहाँ पर चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, और अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने थे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हर्षवर्धन जो थे अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन था। और जब राज्यवर्धन ये जब मर गए या उनको बंगाल का शासक शशांक ने मार दिया, तो हर्षवर्धन शासक बनते हैं। तो ये पहले ये थानेश्वर था इनका। कहाँ के शासक थे? थानेश्वर। तो मैं बता चुका हूँ कि देखिए थानेश्वर, ये देखिए थानेश्वर के शासक बनते हैं राजवर्धन के बाद। थानेश्वर या थानेश्वर दोनों लिखा जाता है, या थानेश्वर, इसी को स्थानेश्वर भी बोलते हैं। तो शासक, तो राज्यवर्धन के बाद ये थानेश्वर के शासक हर्षवर्धन बनते हैं। उनके बहनोई कनौज के शासक थे। मैं बता दिया हूँ कहानी में कि बहनोई जो थे कनौज के शासक थे। इनका नाम गृह बर्मन था और वो मौखरी वंश के शासक थे। और जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो मैं बताया हूँ कि इनके बड़े भाई को कनौज के शासक ने, शशांक ने मार दिया। तो इन्होंने और शशांक जो था वो बंगाल का गौड़ शासक था। तो हर्ष ने बंगाल पर अटैक किया और वो आक्रमण किया, और ठीक है ना। और कनौज को भी इसने अपने अधीन कर लिया हर्ष ने। मगध
तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। तो ये कह रहा है कि मगध को भी इन्होंने जीता। जो मगध साम्राज्य देखिए यहाँ पर हर्षवर्धन का साम्राज्य देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये बिहार है, यही मगध है। तो ये मगध देखिए, मगध साम्राज्य को भी इन्होंने जीता, इन्होंने बंगाल को भी जीता, ठीक है ना। संभवतः बंगाल को भी माना जाता है कि इन्होंने जीता है। और इनका ये आसाम तक भी, कामरूप तक इनका प्रभाव क्षेत्र था, तो ये सब जीता है। और साथ ही साथ बता रहा है कि जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोक लिया। तो देखिए, ये नर्मदा की मैं चर्चा किया हूँ, ये नर्मदा है, देख रहे हैं, और नर्मदा को पार करके ये दक्षिण की तरफ ही आना चाहते थे। यहीं पर चालुक्य के जो शासक है पुलकेशिन, वो इन्होंने, पुलकेशिन द्वितीय कहा जाता है, उन्होंने रोक लिया। इसकी वर्णन आयवेल प्रशस्ति में मिलती है। और चालुक्य वंश के जो शासक पुलकेशिन थे, इनकी राजधानी बादामी हुआ करती थी, तो यहाँ पर चर्चा है, तो उन्होंने रोक लिया है। तो यहाँ तक इनकी, नर्मदा तक आकर इनका शासन रुक जाता है। और पूरे उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन हुआ करता था। इधर ये कामरूप तक इनका प्रभाव चलता था, बंगाल को भी संभवतः इन्होंने जीत लिया था, और कनौज को तो जीत ही लिया। कनौज को जीतने के बाद फिर इनकी राजधानी क्या बन जाती है, तो ये कनौज को अपनी ये राजधानी बना देते हैं। तो इतना तो आप जान ही गए हैं। देखिए, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग लिखते हैं कि उस समय वैशाली और पाटलिपुत्र जो पहले बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे, अब वो क्या थे कि ह्रास पर थे, उनका पतन हो रहा था, वो शक्तिहीन हो गए थे, आभाहीन हो रहे थे। और उस समय कनौज अपने अपने आभा, उसका आभा मंडल उसका बढ़ रहा था, मतलब कनौज का महत्व बढ़ रहा था। और यहाँ पर उस समय वैशाली और पाटलिपुत्र का महत्व घट गया था हर्ष के समय में, और कनौज का महत्व बढ़ गया था। तो ये बात है। हर्षवर्धन जो था, देख लीजिए कि वह एक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था और सभी धर्म का वो देता था। माना जाता है कि हर्षवर्धन शुरू में शैव था, लेकिन बाद में उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो जाता है, उसमें भी विशेष रूप से महायान बौद्ध धर्म के प्रति। और यह किसके प्रभाव में हुआ है, ह्वेनसांग के, क्योंकि ह्वेनसांग बौद्ध चीनी यात्री था और महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। ह्वेनसांग बोलता है कि जब अपने वर्णन किया है, जब मैं वहां पर आया हूं भारत में, उसमें तो बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में बट गया था, वो बताता है। हर ह्वेनसांग ये भी बताता है, सबसे बड़ी बात ह्वेनसांग बताता है कि उसमें किसानों को शूद्र बोलता है, मतलब किसान की स्थिति अच्छी थी इसका मतलब, क्योंकि पहले तो किसान शूद्र को माना जाता था कि कोई काम ही नहीं था सेवा करना, लेकिन इस समय ह्वेनसांग बताता है कि वो कृषि कार्य शूद्र कर रहे थे, शूद्र कृषि कार्य कर रहे थे। तो ये शूद्रों की स्थिति ये अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ ये देख लीजिए कि ये बताता है कि हर्षवर्धन बताता है, ह्वेनसांग बताता है कि हर्षवर्धन जो है वो पुजारियों को भी भूमि दान दिया करता था। तो एक कुछ चीजें हमें वहां पर वर्णन मिलती है। साथ ही साथ बाणभट्ट जो है वो हर्ष की बड़ी प्रशंसा करते हैं और उनको चतुर समुद्राधिपति और साथ ही साथ सर्व चक्रवर्ती नाम धैर्य नामक उपाधि उनको देते हैं। तो ये करते हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन को बताता है कि हर्षवर्धन अपने आय को 4 भागों में बांट देता था, 4 भाग में। और पहला जो भाग था वो राजा के खर्चे के लिए था, पहला राजा के व्यय के लिए उसका आय होता था। दूसरा जो उसका भाग होता था वो विद्वानों पर खर्चा करता था। और तीसरा जो भाग होता था वह अधिकारी और लोक सेवकों पर, ऑफिशियल्स को देता था वेतन आदि में। और चौथा जो था वो धार्मिक उद्देश्य में के लिए खर्चा करता था। तो ये ह्वेनसांग बताता है। ह्वेनसांग क्या बोला कि हर्षवर्धन अपने इनकम का, अपने आय का कुछ 4 भागों में बांट दिया था। एक भाग वह राजा पर खर्च होता था, राजा का जो भी व्यय आदि होता था। दूसरा भाग जो था वह जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, उन पर वो खर्च करता था। और तीसरा भाग में वह अधिकारी और लोक सेवकों को पर खर्च करता था। और चौथा भाग जो था वो धार्मिक उद्देश्य के लिए करता था। ह्वेनसांग ये भी बताता है कि वो अपने समय में हर्षवर्धन क्या था कि हर 5 वर्ष पर एक महासभा बुलाता था और उस महासभा में वो बोला है कि अपना सब कुछ वो दान कर देता था और कभी कभी उसका सिर्फ अपना वस्त्र बच जाता था। और ऐसा 2 महासभा का उसने वर्णन किया है जो कि उसमें ये रहा है ह्वेनसांग। एक कनौज में उसने महासभा बुलाई थी और उस महासभा में बताता है कि 20 देशों के राजा और कई संप्रदाय के जो धार्मिक गुरु थे, पुरोहित थे,
सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे, यहाँ तक कि कामरूप का शासक भास्कर वर्मा भी आया था। और ऐसा ही एक सभा प्रयाग में हुई थी। तो 2 सभा का वो बताता है, मैं खुद उसमें उपस्थित रहा, कनौज में और प्रयाग में। और प्रयाग में बताता है कि वहां पर हर्षवर्धन ने अपना सब कुछ दान कर दिया और सिर्फ अपने शरीर पर वस्त्र छोड़ दिया। हो सकता है कि इसमें अतिशयोक्ति हो, लेकिन इससे तो ये पता चलता है कि धर्म के प्रति उसके मन में बड़ी उदारता थी और खुलकर वह दान करता था। तो ये सब यहाँ पर वो बताता है। हर्ष का जो प्रशासन था वो गुप्तों की तरह ही था। हर्ष का प्रशासन गुप्त प्रशासन के समान था, लेकिन उसमें कुछ अंतर था। थोड़ा सा अंतर ये था कि इसमें हर्ष के प्रशासन में सामंती जो रूप था और अधिक हो गया था, ठीक है ना, सामंतों का महत्व बढ़ गया था, पहला था, और ज्यादा विकेंद्रीकृत हो गया था। तो गुप्तों के तुलना में ज्यादा सामंतीकृत और विकेंद्रीकृत शासन हो गया था हर्षवर्धन का। हालांकि बाकी सब चीजें गुप्त साम्राज्य की तरह ही, गुप्त प्रशासन की तरह हर्षवर्धन चलाता रहा, लेकिन उसमें सामंतीकृत और विकेंद्रीकृत का रूप थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। तो ये सब चीज वहां पर आपको बताया गया है। और इस तरह से बताया गया कि हर्षवर्धन जो था एक उदार शासक था और सभी का इज्जत करता था। और शुरू में तो मैं बोल ही दिया कि वो शैव था, लेकिन बाद में उसका झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति होता है। और ऐसा संभवतः वह आपको ह्वेनसांग के प्रभाव में होता है। बंगाल का शासक शशांक भी शैव था। उसने बोधि वृक्ष को आकर काट दिया था, ये कहा जाता है, जो ही शशांक। तो लेकिन हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म को बहुत ही संरक्षण देता है। नालंदा को भी कहा जाता है कि उसके समय में ह्वेनसांग बताता है हर्षवर्धन के समय में 100 गांवों का राजस्व नालंदा विश्वविद्यालय को मिलता था और उसको दान, कई मठों को भी वो बहुत काफी कुछ हर्षवर्धन ने दान दिया है और किया है। लेकिन साथ ही साथ वो हिंदू के तरफ भी उसका झुकाव था। तो हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों का और साथ साथ उसके साथ साथ अन्य संप्रदायों का भी हर्ष के समय में इज्जत था। तो ये हर्षवर्धन के बारे में है, इसको आप जानिए और इससे जैसा भी कुछ क्वेश्चंस आए उसका आप आंसर दीजिए। तो आज इतना ही और इस क्लास के साथ बने रहिए। थैंक यू। आप सभी को शुभकामना।